हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन के संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्यम तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोग के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छा तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। तो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नई तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक के सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं बच्चों के लिए जो 9 क्लास के हैं कि निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के बीच में 2 अंतर बतावें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज के फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति सुधर नहीं सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूर को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया, जिसे साम्यवादी को कम्युनिस्ट भी कहते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज का भविष्य का समाज होता है, यानी साम्यवादी भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी।
फ्रांस भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समाजीकरण उलट गया और 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उनके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया में अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाला बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। देखिए मानचित्र है यहाँ पे जो रूसी साम्राज्य और महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देश को दर्शाया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए रूसी साम्राज्य है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी सागर, इंग्लैंड, डेनमार्क। ओके, ये है अटलांटिक महासागर। ये फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, इटली, भूमध्य सागर, स्पेन, पुर्तगाल। उसके बाद मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑटोमन साम्राज्य, काला सागर। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और एवरीवन देखिए हमको बुक थोड़ा सा यहाँ से फाड़ना पड़ा क्योंकि इसकी लिखावट इतनी अंदर है ना, मतलब ये बुक भी जो बनाया है क्या ही बताया जाए, एकदम स्थिति सही नहीं है, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा है, हमको फाड़ना पड़ा इसके लिए। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग तक वीडियो तो जाएगी तो आप लोग पढ़ सकिएगा, क्या कर सकते हैं। बुक फाड़ने का मन नहीं करता है, ये सरस्वती है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना भी है, समझ नहीं आ रहा था। चलिए पढ़ते हैं आगे, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, छोड़िए सब। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य में किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को द्वारा औद्योगिक इलाके हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की शॉपों के साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे जब रूस के रेल नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते बहुत कुछ ही सालों में
रूस के कोयला उत्पादन कई गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ को तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम क्या है, एक मिनट एवरीवन, न्यूनतम वेतन मिलते रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। इन फैक्ट्रियों इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों अपने मूल गांवों के अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से में बस चुके थे और उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी में उसमें फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूर में खुद को शाह मानते हैं और उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक तो कम मिलता था औरत को। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेद के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात ही ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का वादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता के वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिलती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान ने केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। बहुधा यह लगान भी नहीं चुकाते थे। कुछ जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। वहीं 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसान को जमीन बांटता था।